हेलो एवरीवन, दिस साइड एडवोकेट जितेंद्र यादव। आज हम अपनी क्लास 5th देखेंगे, जिसमें हम सीआरपीसी की धारा 204 से 371 यानी 204 से 371 सेक्शन के बीच के टॉप 50 क्वेश्चंस हम इसमें चूज़ करेंगे। इससे पहले मैंने क्लास 1 से लेकर 4 तक सेक्शन 1 से लेकर सीआरपीसी के 206 तक मैंने उसमें कवर किया था, यानी कि 204 से पहले के मैंने कवर किए हुए हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, एपीओ, जुडिशरी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इसको आप देखते हुए चलेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा पीठासीन अधिकारी को अधिकार देती है कि वह साक्षियों के बयानों को दर्ज करने के समय अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है? तो इसमें ऑप्शन 1 है धारा 299, ऑप्शन 2 है धारा 273, ऑप्शन 3 है धारा 205, ऑप्शन 4 है धारा 283, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 धारा 205। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 206 के अंतर्गत छोटे अपराधों के लिए जुर्माने की अधिकतम राशि है? ऑप्शन 1 100 रुपये, ऑप्शन 2 500 रुपये, ऑप्शन 3 1000 रुपये, ऑप्शन 4 2000 रुपये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 1000 रुपये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। जितने भी डिजिट वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे 6 वर्ष, इसमें नंबर्स वगैरह पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको याद रखने हैं। इनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन के अलावा सेक्शंस तो पूछते ही हैं, जिसमें ये नंबर्स होते हैं, जुर्माना कितना है, सज़ा कितनी है, कितने टाइम में सम्मन जाएगा, कितने टाइम में तक वैलिड रहेगा, वारंट कितने टाइम तक वैलिड रहता है। ये सारी चीज़ों में ऐसे बहुत से क्वेश्चन जिसमें नंबर्स आते हैं, वो आप ज़रूर याद करके जाइए। कि मैं बहुत बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हुए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी विचारण कार्यवाही में अभियुक्त दोषी होने का अभिकथन करता है तो विचारणकर्ता न्यायालय क्या करेगा? ऑप्शन 1, उसके अभिवचन के आधार पर उसे दोष सिद्ध कर सकेगा। ऑप्शन 2, उसके अभिकथन के आधार पर उसे दोष सिद्ध नहीं करेगा। ऑप्शन 3, यदि अभियुक्त के अभिवचन के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जाता तो साक्ष्यों के परीक्षण के लिए तारीख नियत करेगा। ऑप्शन 4, उपयुक्त कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मजिस्ट्रेट द्वारा कोई मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। धारा 209 और धारा 323 सीआरपीसी के अधीन, धारा 209 325 सीआरपीसी के अधीन, ऑप्शन 3 धारा 208 323 सीआरपीसी के अधीन, ऑप्शन 4 धारा 208 325 सीआरपीसी के अधीन। जल्दी से आप लोग गैस करिए माइंड में कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका ऑप्शन 1 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। प्रत्येक दंडिक मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को दोषी करार करने के बाद दंडादेश से पूर्व अभियुक्त की सुनवाई होगी। ऑप्शन 1, गलत सम्मन मामलों में आवश्यक नहीं है। ऑप्शन 2, सही बिना कार्य सुनवाई किए दंडादेश पारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 3, केवल सज़ा वारंट भेजने के पहले आवश्यक है। ऑप्शन 4, किसी भी मामले में आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 गलत, सम्मन मामलों में आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा के अधीन अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग गैस करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 धारा 207। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, यानी कि 7। किस वाद में, यहाँ वाद लिखा है, यहाँ वाद है, किस वाद में यह निर्धारित हुआ है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करने या संज्ञान लेने के समय अभियुक्त को कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है? तो ये किस वाद में हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इंपॉर्टेंट यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो आप इसको देखते हुए चलिए। इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा राज्य वर्ष देवनंद्र नाथ पाड़ी। ठीक है, इसको देखते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 8। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत एक आरोप को लिखा जाएगा किस भाषा में? जल्दी से आप लोग गैस करिए, दिमाग में अपने अपने माइंड में गैस करिए कौन सा आंसर होगा, और इसका राइट आंसर होगा न्यायालय की भाषा में। क्वेश्चन नंबर 9। आरोप में निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट का होना आवश्यक नहीं है? ऑप्शन 1 उस अभियुक्त का विवरण जिसके लिए अभियुक्त को आरोपित किया जा रहा है। ऑप्शन 2 आवश्यक रूप से उसमें अंतर्विष्ट अपराध की परिभाषा सहित विधि की धारा जिसके विरुद्ध अपराध कथित रूप से कारित किया गया। ऑप्शन 3 अभिकथित अपराध के समय तथा स्थान की विशिष्टियाँ। ऑप्शन 4 कि जिस रीति से अपराध कारित किया गया है उसकी विशिष्टियाँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 आवश्यक रूप से उसमें अंतर्विष्ट अपराध की परिभाषा सहित विधि की धारा जिसके विरुद्ध अपराध कथित रूप से कारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है, न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है, इसका राइट आंसर देखते हैं। ये 3 ऑप्शन दिए हैं, 4, इसमें नीचे वाला देखते हैं। निर्णय सुनाए जाने से पहले, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 निर्णय सुनाए जाने से पहले, यानी कि निर्णय सुनाए जाने से पहले कोर्ट आरोप में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन आरोपों को जोड़ा या संशोधित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे सेक्शन 216 के अंतर्गत आरोपों को जोड़ा या संशोधित किया जा सकता है। ये प्रीलिम्स मेंस में आप इसको डाल सकते हैं, और ये प्रीलिम्स और इंटरव्यू के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीलिम्स प्लस इंटरव्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीनों स्टेप की तैयारी करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हम देख रहे हैं। कापर एक बोरी और दूसरी बार कापर एक बार चोरी और दूसरी बार घोर उपपत्ति का आरोप है का। इसमें क्या क्या है? ऑप्शन 1 है कापर चोरी करने के लिए घोर उपपत्ति के आरोप अलग अलग लगेंगे। ऑप्शन 2 कापर चोरी और घोर उपपत्ति के आरोप एक साथ लगेंगे। ऑप्शन 3 का चोरी और घोर उपपत्ति के लिए विचारण एक साथ होगा। ऑप्शन 4 का पर चोरी घोर उपपत्ति के आरोप एक साथ लगेंगे परंतु इनका विचारण अलग अलग होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 का पर चोरी करने और घोर उपपत्ति का आरोप अलग अलग लगेंगे। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एक साथ ट्रायल करने के। एक साथ ट्रायल कौन कौन से में एक साथ ट्रायल होगा, कौन कौन से में एक साथ ट्रायल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान एक दंडिक न्यायालय को एक अपराध प्रकरण में साक्ष्यों को पुनः बुलाने और पुनः परीक्षा हेतु सशक्त करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 धारा 217 तथा धारा 311 में, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अभियोजन और अभियुक्त को कब साक्ष्यों को पुनः बुलाने की स्वीकृति दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम। ऑप्शन 1 है न्यायालय को अभियुक्त का अभियोग स्पष्ट करना है। ऑप्शन 2 अभियुक्त प्रति परीक्षा करना चाहता है। ऑप्शन 3 जब न्यायालय द्वारा आरोप परिवर्तित या प्रवृत्त किया जाना हो। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी, यानी कि उपयुक्त सभी परिस्थितियों में इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ए पर बी को लूटने तथा स्वेच्छा उपतिकारित करने का आरोप है। क्या ए के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 323, 392, 394 के अधीन अपराधों के लिए पृथक आरोप लगाया जा सकेगा? तो इसका राइट आंसर जल्दी से दिमाग में अपना अपना गैस करिए। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन 1 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। निम्न में से कौन ठीक से सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा एक सम्मिलित होगा, बाकी 3 सम्मिलित होंगे, एक मैच 3 मैच कर रहे होंगे, एक मैच नहीं कर रहा होगा। तो इसमें से कौन सा देखते हैं? तो इसमें से ऑप्शन 1 है संघीय मामलों की इत्तला, ठीक है, ये धारा 154 में होती है। ऑप्शन 2 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 44 मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी, ये भी ठीक है। और इसमें ऑप्शन 3 देखते हैं आरोप की अंतर्वस्तु 211 में है, ये भी ठीक है। ऑप्शन 4 एक से अधिक अपराधों के लिए विवरण यानी कि विचारण, ये धारा 218, ये गलत है, ठीक है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा, कुछ में कौन सम्मिलित नहीं, ये वाला सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। ए एक ऐसे कृत्य का अभियुक्त है जो चोरी अथवा चुराई गई संपत्ति प्राप्त करना या आपराधिक न्यास भंग में आ सकता है। ए को चोरी करने के लिए आरोपित किया जाता है। ऐसे प्रकट होता है कि उसने आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया है। तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे। 17 का राइट आंसर हम देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। उस आपराधिक न्यास भंग के लिए दोष सिद्ध किया जाता है यदि उसे ऐसे अपराध के लिए आरोपित नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। ए के विरुद्ध चोरी करने का अभियोग है और यह प्रतीत होता है कि उसने आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से राइट आंसर हम देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। उसे आपराधिक न्यास भंग के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कई व्यक्तियों के संयुक्त परीक्षण की अनुमति है। कई व्यक्तियों की संयुक्त परीक्षण की अनुमति है। तो ऑप्शन 1 है धारा 219, ऑप्शन 2 है धारा 221, ऑप्शन 3 है धारा 222, ऑप्शन 4 है धारा 223। तो धारा 223 में संयुक्त परीक्षण की अनुमति का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न धाराओं में से किन में सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, धारा 255 से 237 के बीच में। ये आप इंटरव्यू के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रीलिम्स प्लस इंटरव्यू और मेंस, यानी कि ये तीनों स्टेप में बहुत इंटरव्यू है, मेंस प्लस इंटरव्यू। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 255 से 237 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ऐसे मामलों में जहां अपराध अन्य रूप से सेशन कोर्ट द्वारा ही विचारण योग्य है, वहाँ उन्मोचन का आदेश कौन दे सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेशन न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विचारण में अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुना जाना आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा संबंध मामलों के विचारण में, यानी कि ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 23, सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता के में प्रदत्त है, किसमें? तो इसका राइट आंसर होगा 225 से 237 में। गाइज इस वाले क्वेश्चन में फ्रेंड्स ये चीज़ देख लेना आप, ये यहाँ ने टाइपिंग एरर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में। यहाँ
225 होगा, 225 से 237 का। तो इसको करेक्ट कर लेना, टाइपिंग एरर है ये, क्योंकि यही क्वेश्चन इधर घुमा के पूछ लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 225 से 237 में। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पाकिस्तान का एक राष्ट्र सीमा की दूसरी ओर से गोली चलाता है तथा भारतीय सीमा में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नातेदार, मित्रगण तथा अन्य भारतीय दौड़ कर वहाँ पहुँचते हैं। ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको देखिए। तथा उस पाकिस्तानी को घसीटकर सीमा के भारतीय पुलिस थाने पर ले जाते हैं। क्या भारतीय न्यायालय हत्या के लिए अभियुक्त का विचारण कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा हाँ, जी हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सेशन विचारण में अभियोजन के साक्ष्य के लिए तारीख सेशन जज द्वारा तब निर्धारित की जाती है जब अभियुक्त क्या होता है। तो इसमें राइट आंसर हम देखते हैं। ऑप्शन 1 दोषी होने के अभिभावक से इनकार कर देता है। ऑप्शन 2 विचारण किए जाने का दावा करता है। ऑप्शन 3 दोषी होने का अभिभावक पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन 4 यानी कि उपयुक्त सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 248(2) के अंतर्गत क्या हमारा राइट आंसर होगा? सॉरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, दोष सिद्धि एवं दंडादेश एक ही दिन नहीं दिया जा सकता। यानी सेक्शन 248 में यह बात कही गई CRPC में, दोष सिद्धि और दंडादेश एक ही दिन नहीं दिया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 27, वारंट मामले का विचारण जो पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट किए गए हों शुरू होता है। इसका राइट आंसर होगा 27 का ऑप्शन 3, विधिवत आरोप वर्चित करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। यदि वारंट मामले के विचारण में मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषी नहीं पाता है तो वह क्या करेगा? तो ऑप्शन 2 इसका सही है, उसे दोषमुक्त कर देगा। और क्वेश्चन नंबर 29, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न किन धाराओं में वारंट मामले का विचारण की प्रक्रिया दी गई है? वाह, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम देखते हुए चलेंगे। जो मैं इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ उनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, विचारण के दौरान तथा आरोप के विरचित किए जाने के पूर्व यदि परिवादी नियत तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो तब क्या करेगा? मजिस्ट्रेट उस अभियुक्त को ऑप्शन 1 उन्मोचित कर सकेगा। ऑप्शन 2 मामला अग्रसित कर सकता है। ऑप्शन 3 दोषमुक्त कर सकेगा। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उन्मोचित कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 248(2) के अंतर्गत क्या हो सकता है? ये वैसा ही है जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं। ये वैसे पहले भी पूछा जा चुका है, बस घुमा दिया है। तो इसमें राइट आंसर आप लोगों को पता है। इसका राइट आंसर होगा दोष सिद्धि एवं दंडादेश एक ही दिन नहीं दिया जा सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 32, किस मामले का विचारण समाप्त हो जाने के पश्चात निम्न में से कौन सा आदेश पारित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम। इसका राइट आंसर होगा या तो दोष मुक्ति या तो दोष सिद्धि का आदेश। इसका ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन से कथन संबंध मामलों के विचारण में सत्य हैं? तो इसमें कौन से ऑप्शन सही होंगे? इसका ऑप्शन 2 सही है। छोटे मामलों में न्यायालय अभियुक्त को उसकी अनुपस्थिति में दोष सिद्ध कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, न्याय हित में मजिस्ट्रेट के पास वह शक्ति है कि वह संबंध मामले का विचारण वारंट मामलों की तरह कर सकता है जिसमें उस मामले के अंतर्गत जिस अपराध के लिए विचारण हो रहा है वह दंडनीय है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 6 माह से अधिक के कारावास से। इसका ऑप्शन 1 ठीक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, दंड प्रक्रिया संहिता के किस उपबंध के अधीन एक न्यायालय सम्मन मामले को वारंट मामले में संपरिवर्तित कर सकता है? तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं। इसका ऑप्शन है धारा 259, धारा 260, धारा 258 में, उपयुक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर होगा धारा 259 में, यानी कि ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। सीआरपीसी की धारा 260 में उल्लिखित अपराधों का संक्षिप्त विचारण निम्न न्यायालयों में से कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि सीजीएम भी कर सकता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, प्रथम श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट जिसे उच्च न्यायालय द्वारा नियमित विशेषताएं सशक्त किया गया, उपयुक्त सभी, यानी कि इस की तरह तीनों ऑप्शन सही हैं। इनमें से कोई भी संक्षिप्त विचारण कर सकता है। जल्दी से अपने दिमाग में सोचिए कि समरी ट्रायल किस सेक्शन में दिया गया है, कहाँ से कहाँ तक। इस टाइप से क्वेश्चंस को अपने दिमाग में भी फ्रेम करिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीआरपीसी की धारा 260 के अंतर्गत किन अपराधों का संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, यानी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट में आता है ये पता होना चाहिए। ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू बहुत ज़्यादा पैनल पूछते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया किन धाराओं में दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 260 से 265 तक। जो मैंने पूछा था अभी आपसे 2 मिनट पहले, ये वही है क्वेश्चन। तो 260 से 265 तक संक्षिप्त विचारण के बारे में बात की गई है, यानी कि उसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को समरी ट्रायल के लिए कौन शक्तियाँ प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कि उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। संक्षिप्त विचारण में अधिनिर्णित कारावास की अधिकतम अवधि कितनी है? देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसमें नंबर्स, डिजिट टाइप के पूछे जाते हैं। आपको वो छोड़ने ही नहीं है, आपको वो टिप पे हमेशा याद रहने चाहिए। आप फ्रेंड से बात कर रहे हो, आप बाइक से चल रहे हो, आप कहीं भी वॉक कर रहे हो, आपको ये नंबर्स हमेशा याद रहने चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, क्योंकि मेरिट में यहीं से ऊपर नीचे होता, कन्फ्यूजन यहीं होता। अगर आपने यहाँ पे अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो आपकी जो कट ऑफ होगी प्रीलिम्स की, जुडिशरी की, बहुत अच्छी जाएगी। क्योंकि एक तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन में आप गैस कर सकते हो, बट इनमें आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। तो जैसे इसमें 40 में दिया गया है, तो 40 में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि भाई समरी ट्रायल में कारावास कितने टाइम के लिए दिया जा सकता है। तो हम बड़े आसानी से, अगर हमें पता होगा तो हम बता देंगे कि सर 3 माह के लिए दिया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्न में से कौन सा अपराध संक्षिप्त रूप से विचारणीय है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 है चोरी, जहां चुराई गई संपत्ति का मूल्य 500 रुपये से अनधिक है। ऑप्शन 2, प्रच्छन्न गृह अतिचार। ऑप्शन 3, 300 रुपये से अनधिक मूल्य की चुराई हुई संपत्ति को छुपाने में सहायता करना। ऑप्शन 4, 250 रुपये से अनधिक मूल्य की चुराई गई संपत्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अंतर्गत प्राप्त करना या प्रतिधारित करना। तो इसका राइट आंसर होगा, गैस करिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा प्रच्छन्न गृह अतिचार।
क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। CRPC 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत बताया गया है कि द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट संचित विचारण कर सकता है? ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स, इंटरव्यू, मेंस में ये सेक्शंस आप डाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, सेक्शन 261 में। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 265 का कितने दंड की अवधि पर लागू होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 44, प्ली बार्गेनिंग, जो प्ली बार्गेनिंग होती है उसके बारे में बात की गई है। प्ली बार्गेनिंग एक नया अध्याय आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा CRPC 97 में कब जोड़ा गया? इसमें बात की गई है कि जोड़ा गया है किस कौन से सेक्शंस में, तो कहाँ से कहाँ तक ये सेक्शंस की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 265A से 265L तक। ये क्वेश्चंस आप रट के जाइएगा। ये क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में बिहार, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, DGS, उत्तराखंड, इन सब में इस टाइप से क्वेश्चंस मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। CRPC के अंतर्गत अभिभावक सौदेबाजी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अध्याय 21A में। क्वेश्चन नंबर 46, अभियुक्त अभिभावक सौदेबाजी यानी प्ली बार्गेनिंग के रूप में आवेदन कर सकता है यदि अभिकथित रूप से उसने हत्या का अपराध किया हो, देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला अपराध किया हो, चोरी का अपराध किया हो, 16 या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करने वाला कोई अपराध किया हो। तो इसका राइट आंसर होगा चोरी का अपराध किया हो। तो इसमें आप बार्गेनिंग कर सकते हैं पार्टी के साथ मिलकर। चोरी का अपराध, गंभीर अपराधों में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि आप इस टाइप से चीज़ें करें। प्ली बार्गेनिंग आप नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन 3, चोरी का अपराध। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। धारा 265A संबंधित है किस चीज़ से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, अभिभावक सौदेबाजी से। ये आपको टिप पर याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, अभिभावक सौदेबाजी प्रावधान किस पर लागू होते हैं? भारत की सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर प्रभाव डालने वाले अपराधों पर। ऑप्शन 2, स्त्रियों के विरुद्ध अपराधों पर। ऑप्शन 3, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के विरुद्ध अपराधों में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अभिभावक सौदेबाजी प्ली बार्गेनिंग हमेशा कम गंभीर अपराधों पर लागू होती है और ये सारे के सारे गंभीर अपराध है। क्वेश्चन नंबर 49, कोई अभियुक्त अनुन्य समझौता यानी प्ली बार्गेनिंग का आवेदन पत्र कहाँ दाखिल कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा उस न्यायालय में, ऑप्शन 3, उस न्यायालय में जहां ऐसा अपराध विचाराधीन है। इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा टॉप 50 का। 50 क्वेश्चन है, प्ली बार्गेनिंग ऐसे अपराधों के संबंध में प्रयोज्य है जो अपराध मृत्युदंड के आजीवन कारावास या जो भरना है हमें वर्ष से अधिक अवधि की कारावास दंडनीय नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 7 वर्ष। यानी कि प्ली बार्गेनिंग वहाँ पे सही प्रयोज्य नहीं होगा जहाँ पर आजीवन कारावास है या 7 वर्ष से अधिक की अवधि का कारावास है, कोई दंडनीय मामला है। तो ये गाइस हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन 50। कल हम देखेंगे, यानी कि हमारी नेक्स्ट क्लास में हमारे उसमें क्लास 6 में होगा, तो क्लास 6 चलेगी, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
हाँ, ये चीज़ आप देखते हुए जाइएगा, ये क्लास और ये एमसीक्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप इनकी प्रैक्टिस करिए, कंसिस्टेंसी के साथ इनको सुनते रहिए, देखते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।